नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 1 जून 2023 ईस्वी और आज हम लोग दैनिक जागरण डिस्कशन करेंगे और द हिंदू को भी इंक्लूड कर दिया है मैंने आज। द हिंदू के भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जहां से सवाल आपके पीटी मेन से बन सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कल का दैनिक जागरण 31 मई का और 1 जून का दैनिक जागरण हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा लेकिन बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा, बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी यहाँ से। ओके, और हेडफोन लगा कर आप देखेंगे तो आवाज़ की समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और जो लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूं। कल का करंट अफेयर पर जो वीडियो मैंने गाइडेंस रिलेटेड बना दिया था मेंस के रिगार्डिंग, मुझे पता है कि उसमें मैंने बिहार स्पेशल को कवर नहीं किया है। हालांकि मैंने बोला था बार बार कि बिहार स्पेशल के मैक्सिमम सवाल जो पूछे जाते हैं आपसे वो आपके इकोनॉमिक सर्वे और बजट से पूछे जाते हैं, तो उस पर अगर आप अधिक फोकस रहेंगे तो आपको बिहार स्पेशल संबंधी करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी आप योजनाएं पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट की, तो वहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। पढ़िए अच्छे से, तन मन धन लगा के पढ़ेंगे तो सिलेक्शन श्योर होता है। सिलेक्शन श्योर तब होता है जब आप मेहनत करते हैं। ओके, वो करते रहिए, लगातार कंटिन्यूटी बना कर रखिए, सिलेक्शन होगा जरूर। शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। क्या है, पहला हमारी इकोनॉमी संबंधी कुछ रिपोर्ट आए हैं, तो उन रिपोर्टों से जुड़े हुए देखिए हर 2 महीने 3 महीने पर तिमाही रिपोर्ट, 6 माही रिपोर्ट आते रहते हैं। हमें उतना ज़्यादा आंकड़ों में फंसकर नहीं रहना है, सबसे पहली बात तो ये। हाँ, एक अंदाज़ा होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, सेवा सेक्टर बढ़ रहा है, प्राथमिक क्षेत्र बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उस बारे में हमें ज़रूर अंदाज़ा बस होना चाहिए। आंकड़े हम कितने ज़्यादा रटेंगे, हर मंथ हर 3 महीने पर आंकड़े आते हैं, आरबीआई संबंधित सारे आंकड़े आते हैं हर 3 मंथ पर। ओके, तो क्या है कि मॉर्गन स्टैनले ये कंपनी है, भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का चमकता सितारा बताया। मॉर्गन स्टैनले ने बोला है कि भारत की इकोनॉमी जो है ये रिसेशन के दौर में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए इस दौरान क्या सब हुआ है, मजबूत होती बुनियाद, मतलब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर रही है। और इसको खर्चा को किस में जोड़ते हैं हम लोग, इसको पूंजीगत खर्चा कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। कैसे, अगर सड़क बनेगा तो सड़क बनने से क्या होता है भाई, सड़क बनने से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। अस्पताल बनता है तो क्या होता है, देश के स्वास्थ्य को थोड़ा सा लाभ मिलता है। जैसे स्कूल बनेगा तो क्या होगा, एजुकेशन के क्षेत्र में सुधार होता है। टेलीफोन टावर लगाए जाते हैं, टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है, उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बढ़ता है। तो ये सब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए हमेशा अच्छी चीज़ होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। अब जैसे वेतन देना हो गया, तो ये वेतन देना क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं, वेतन देना कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आती है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोगों के। क्या है कि 2006 से 2014 तक कितना बढ़ा है, 2006 से 2014 तक 25.7% था और 2015 से 2023 तक में 53.7। ये बताया गया है एक कंपेयर करके दो गवर्नमेंट के बीच में कितना क्या किसमें प्रोन्नति हो रही है। ओके, तो इसको बस आप एक आंकड़े के तौर पर मत याद रखिएगा कि इतना ज़्यादा हो रहा है, बस एक पता होना चाहिए कि सरकार कैपिटल के दौर में कैपिटल के क्षेत्र में ज़्यादा खर्चे कर रही है। ओके, बाकी रिपोर्ट हर दूसरे महीने पर ही आते हैं। ओके, अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ अपने लिए ज़्यादा बेनिफिशियल। वैसे कुछ कदम जो मॉर्गन स्टैनले ने बताया है उस पर ध्यान रखिएगा। जैसे पहला है क्या कि आपूर्ति पक्ष सुधारने के लिए बनी है नीतियाँ, जो सप्लाई होता है उसको सुधारने के लिए सरकार नीतियाँ बना रही है। आर्थिकी को ज़्यादा नियम आधारित बनाया गया है, मतलब रूल बेस्ड बनाया गया है इकोनॉमी को। उसका से रियल एस्टेट के लिए रेरा जो होता है, रेरा का नाम आपने सुना होगा, रेरा के तहत रजिस्टर जो होते हैं। अगला क्या है, सरकारी भुगतान का डिजिटलीकरण। गवर्नमेंट जो डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको, ये अलग अलग माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार पर रोक लगता है, सुविधा होती है इकोनॉमी का। दिवालिया का कानून बनाया गया है। महंगाई नियंत्रण को लेकर व्यवहारिक रवैया को अपनाया गया है। एफडीआई बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है और कॉरपोरेट लाभ बढ़ाने में भी मदद मिली है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। सीपीआई में सेवा सेक्टर को भी शामिल किया। तो क्या होता है, ये मुद्रास्फीति नापने का 2 यंत्र है भारत सरकार के पास। सीपीआई जो है ये जारी किया जाता है एनएसओ के द्वारा और डब्ल्यूपीआई जो है ये श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई जो
मुद्रास्फीति की गणना करती है, इन्फ्लेशन की गणना करती है आरबीआई, वो सीपीआई के आधार पर करती है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर करती है। इसमें सेवा सेक्टर भी शामिल होता है, जो कि इसमें है तृतीय क्षेत्र कहलाता है इकोनॉमी का। ये इकोनॉमी के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, उसके बाद आपको अधिक क्लियर होगा। अगले न्यूज़ पर चलते हो हम लोग। अगला न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। ये क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। भंडारण योजना क्या होता है? जो देश में प्रोडक्शन होता है अनाज का, तो उसके लिए भंडार बनाना होता है एफसीआई को जगह जगह पर। भंडारण होने से और क्या होगा? एफसीआई ये तो काम करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में आपको बताऊँगा अभी, चिंता मत कीजिएगा। क्या होगा? अन्न की बर्बादी नहीं होगी, उचित दाम मिल सकेगा किसानों को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, देश में थोड़ा सा एक माहौल भी बनेगा कि हाँ, खाने की बर्बादी नहीं होगी। हम जितना उत्पादन करते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है रखने के चक्कर में। सड़े हुए देखे होंगे आपने, जो गेहूं के ढेर लगे रहते हैं, सड़ते रहते हैं गवर्नमेंट के, तो वो सब क्या है? वही उसी सब चीज़ों को रोकने के लिए विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना केंद्र सरकार ला रही है। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। केंद्र सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दे दी है। इस पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक प्रखंड में ब्लॉक स्तर पर बनाया जा रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाएगा यहाँ से एग्जाम में आपके। 2000 टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने ये चीज़ बताया कि फिलहाल देश में कुल 1450 लाख टन अन्न भंडारण की क्षमता है। अब सहकारिता क्षेत्र में 700 लाख टन भंडारण की अतिरिक्त क्षमता का काम शुरू हो गया है। तो क्या बोला इन्होंने? 1 लाख टन का है अभी क्षमता, उसको 7 लाख टन तक ले जाएंगे। हर ब्लॉक स्तर पर हम लोग निर्माण करेंगे अन्न भंडारण के लिए। इसका मतलब हुआ कि आज़ादी के 7 दशक में अन्न भंडारण की जितनी क्षमता विकसित की गई है उससे ज़्यादा काम ये लोग करेंगे। देखो, इसमें पूछा क्या जाएगा सवाल आपसे? पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा कि इसका क्या फ़ायदा होगा, है ना? और दूसरा ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया जा रहा है। तीसरा ये पूछा जा सकता है इसका उद्देश्य क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अन्न भंडारण सुविधाओं की कमी के चलते अनाज की बर्बादी पर नियंत्रण, किसानों को औने पौने दाम पर फसल बेचने से रोकना, इसके साथ ही आयात पर निर्भरता को कम करना, गाँव में रोजगार के अवसर बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। अब हम लोग एफसीआई के बारे में जान लेते हैं कि एफसीआई क्या है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या है कि लिखा हुआ है कि पायलट प्रोजेक्ट जो होते हैं उसको 10 चुने हुए जिलों में, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह में शुरू किया जाएगा। सवाल ऐसे ही साधारण स्तर पर पूछा जाएगा आपसे कि इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, किसानों किस तरह से मदद कर सकता है। ये चीज़ ब्लॉक स्तर पर बनाया जा रहा है और एफसीआई इसका देखरेख करते हैं। और एफसीआई के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या लिखा हुआ है कि भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। एफसीआई एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक मतलब एक्ट के द्वारा बनाया गया है। इसको संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, सांविधिक है, वैधानिक बोलते हैं जिसको, जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में स्थापित किया। अगला क्या है कि देश में भीषण अन्न संकट, विशेष रूप से गेहूं के अभाव के चलते इस निकाय की स्थापना की गई। तो 1965 को याद कीजिए, जब कौन थे प्रधानमंत्री? तो शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। उसमें देश में भीषण अन्न संकट पड़ा हुआ था और हमें बाहर से खाद्यान्न मंगाना पड़ता था और हरित क्रांति की शुरुआत होने ही वाली थी। उसी समय की घटना है जब एफसीआई को स्थापित किया गया था। ये मैं कहानी क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको याद रहे। इसके साथ ही कृषकों के लाभकारी मूल्य की सिफारिश के हेतु 1965 में ही कृषि लागत व मूल्य आयोग का भी गठन किया गया था। यही वो आयोग है जो क्या तय करती है? जो तय करती है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता है किसानों को, वो यही आयोग तय करती है सीएससीपी के द्वारा। इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न और अन्य भंडारण की अन्न का, देखो क्या लिखा है वो, खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण व बिक्री करना। किसका काम है ये? एफसीआई का मुख्य काम यही है। किस मंत्रालय के तहत आता है? खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आता है। सीएससीपी क्या होता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। आयोग का गठन कृषि उत्पाद के लिए संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से किया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सलाह देता है। एमएसपी के बारे में सलाह यही देती है। गन्ना को छोड़कर, गन्ना के लिए अलग आयोग है। आयोग द्वारा 24 कृषि फसलों के लिए एमएसपी जारी किए जाते हैं। ये कम और ज़्यादा हो सकते हैं, हर साल
फसल से पहले, जैसे खरीफ की फसल से पहले खरीफ के फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है और रबी की फसलों से पहले रबी की फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है। तो उसका ध्यान रखिएगा। न्यूज़पेपर में आते हैं तो अन्न को नोट किया कीजिए कि किस किस खाद्यान्न पर एमएसपी दिया जा रहा है। कई बार इस बार भी यूपीएससी ने पूछा निम्न में से किस किस पर एमएसपी देती है गवर्नमेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे आप लोगों के। उसके बाद से क्या है, एफसीआई का संगठन दिया हुआ। एफसीआई का उद्देश्य क्या है, यहीं से सवाल पूछ सकते हैं। किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर समय खाद्यान्न की उपलब्धता, पहुंच व सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए संकट प्रबंधन, उन्मुख खाद्य सुरक्षा को लेकर स्थिर सुरक्षा प्रणाली परिवर्तित करने में सहायता करने, ताकि कोई भी कहीं भी कभी भी भूखा ना रहे, ऐसा इसका संकल्प है। खाद्यान्नों के कार्यात्मक बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाकर राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और पीडीएस के माध्यम से संपूर्ण देश में खाद्यान्न का वितरण करना। पीडीएस का संचालन कौन करती है, एफसीआई करती है। जो सस्ते गेहूं चावल और जो आपको मिलते हैं वो सब कौन करते हैं, तो वो पीडीएस का ही काम होता है। इसका ध्यान रखेंगे आप लोगों के। बाकी खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है, उपलब्धता, खरीद सामर्थ्य, अवशोषण, स्थिरता, ये सब होनी चाहिए। अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में है। देखो ये योजना कब शुरू किया गया था, जब आपको याद है कि लॉकडाउन लगा था पहला 2020 वाला मैं बात कर रहा हूँ, कोरोना का लॉकडाउन लागू हो गया था। तो उसमें जो रेडी वर्कर होते हैं, रेडी कौन होते हैं, सड़क पर जिनका दुकान लगता है, आपने देखा होगा हर शहर में होते हैं छोटे मोटे वेंडर, स्ट्रीट वेंडर जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है। कपड़े वाले होते हैं, खाने वाले होते हैं, या छोटे छोटे जो स्ट्रीट वेंडर, उनके लिए ये योजना चलाया गया था, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अब इस योजना को 1 लाख तक के लोन की सिफारिश और इसको और एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि इस योजना ने काफ़ी सारे लोगों की मदद की है। तो पीएम स्वनिधि योजना हम इम्पोर्टेंट हो गया, पूछ सकता है। अभी तक बीपीएससी में पूछा भी नहीं है, तो आपका काम आ सकता है। इसको देख लेते क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए कोरोना महामारी के बाद फिर से अपना व्यवसाय शुरू करने के अवसर देने वाले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को संसदीय समिति ने समाज में सबसे पिछड़े खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए बेहद अहम माना है। संसदीय समिति ने बोला है कि ये योजना समाज में जो सबसे पिछड़े हुए लोग होते हैं, रेहड़ी पर कौन सामान लगाते हैं भाई, बहुत ही कमज़ोर तबके के लोग होते हैं वो लोग, उनके पास सामर्थ्य नहीं हो के बराबर में होता है, तो उनके लिए संसदीय समिति ने बोला कि ये योजना बहुत ही बेनिफिशियल है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, इसको बंद मत कीजिए। और इसका 3 साल हो गया है। पीएम स्वनिधि योजना गुरुवार को 3 साल पूरा हो गया। इसके तहत 42 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी दुकानदारों को कम से कम 10,000 रुपये, कम से कम कितना है 10,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त बिना किसी इंटरेस्ट रेट के ये ऋण दिया गया था। इस योजना के संचालन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्यों सबसे आगे हैं। संसदीय समिति ने कहा कि इस योजना के लिए धन की कमी नहीं होगी, इसलिए इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के औपचारिक रूप से बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, छोटे छोटे दुकानदार बैंकिंग व्यवस्था से हमारे जुड़ गए। हमें भविष्य में कोई भी उनको बेनिफिट पहुंचाना होगा तो हम उनको पहुंचा सकते हैं। अगर कोई दुकानदार व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है तो ऋण लौटाने के मामले में उसकी साख अच्छी है तो उसे 1 लाख रुपये तक का लोन मिलना चाहिए। इन्होंने बोला है कि 10,000 रुपये का मान लीजिए किसी ने ऋण लिया और उसने ऋण लौटा दिया, साख उसकी अच्छी है। साख का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा। ऋण लौटाने के मामले में तो उसको हम 1 लाख तक का ऋण देंगे कि तुम अपने दुकान का और भी ज़्यादा विस्तार करो, बिजनेस एक्सपेंड करो, हम तुम पर भरोसा करते हैं, तो आप अपना कारोबार और बढ़ाइए। तो पीएम स्वनिधि योजना के बारे में पता चल गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये न्यूज़ है, पुराना है थोड़ा सा, कि मार्च 2022 में इसको 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। क्रमशः 10,000 व 20,000 के पहले और दूसरे ऋण के अलावा 50,000 तक के तीसरे ऋण की शुरुआत भी की गई थी। अब क्या कर दिया गया है कि 1 लाख तक का हम आपको ऋण देंगे। ओके, और क्या आगे लिखा हुआ है कि देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए स्वनिधि से समृद्धि एक और घटक का विस्तार किया गया था। ये क्या है, स्वनिधि से समृद्धि को जनवरी 2021 में पीएम स्वनिधि लाभार्थी उनके परिवार के सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल को चिन्हित करने हेतु लॉन्च किया गया था। पीएम स्वनिधि योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन 2 के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। याद है प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने कभी नहीं किया जीवन में, उन्होंने क्या किया था, राष्ट्र के नाम संबोधन में इस योजना की घोषणा की थी। 1 जून 2020 को लागू किया गया ताकि उन स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए किफ़ायती कार्यशील पूंजी प्रदान किया जा सके, कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से जो प्रभावित हुए थे। अब तक कुल बहुत सारे वेंडरों की पहचान की जा चुकी है, उनको मदद भी दिया गया है। दिसंबर 2024 तक 42 लाख स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाना है। वित्त पोषण,
यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। देखो दो योजना होती है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है, केंद्र सरकार पैसा देती है। और सेंट्रली सेक्टर में क्या होता है कि इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अर्थात ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना है। और दूसरा जो होता है उसमें 60 और 40 का योगदान होता है। केंद्र सरकार 60 रुपये देती है, राज्य सरकार 40 रुपये देती है। ओके। कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना, नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना, डिजिटल लेन देन हेतु पुरस्कृत करना। महत्व क्या था, यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आर्थिक विकास की मदद प्रदान करेगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यह योजना केवल उन्हीं राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को उपलब्ध है जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियम अधिनियम 2014 के तहत नियम व योजनाओं को अधिसूचित किया है। आपसे क्या पूछेगा कि ये योजना सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू है? नहीं, जिन जिन राज्यों ने इस एक्ट को लागू किया था उन्हीं राज्यों में ये चीज़ लागू है। हालांकि मेघालय के लाभार्थी जिनका अपना स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है भाग ले सकते हैं इसमें। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं ये तो पता ही है आपको। आगे बढ़ते हैं, अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। पीएम स्वनिधि योजना ध्यान में रखिएगा क्या है, सामान्य रूप से अगर पूछा जाए तो बता ही सकते हैं आप, इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इकोनॉमी वगैरह के आंसर राइटिंग में। और अगर योजना कार्यान्वयन की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना क्रियान्वयन में सबसे ज़्यादा है। यूपी, एमपी और तेलंगाना है जिसमें सबसे ज़्यादा इस योजना पर जोर दिया गया है। अगला न्यूज़ क्या है, अगला न्यूज़ नेपाल वाला नहीं है। ये जब वार्ता हो जाएगी प्रधानमंत्री जी की, पुष्प कमल दहल प्रचंड नाम है इनका, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे ये। इन दोनों की जब वार्ता हो जाएगी, कुछ पैक्ट साइन होने वाले, उसके बाद हम लोग भारत नेपाल रिलेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या आया है। पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए सिटीज़ 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। तो सबसे पहला पीटी फैक्ट तो यही पूछा जाएगा कि सिटीज़ 2.0 कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए संबंधित है ये। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में शहरों में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है भाई, रिसाइकल को बढ़ावा देना, रीयूज को बढ़ावा देना, इससे क्या होता है, पर्यावरण को लाभ पहुंचता है, इसी को सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है। चुनिंदा परियोजनाओं की सहायता के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन, क्या लिखा हुआ है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन सिटीज़ 2.0 कार्यक्रम को प्रदान कर दिया है। इस कार्यक्रम के जरिए शहरी स्तर पर एकीकृत इंटीग्रेटेड कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, राज्य के स्तर पर पर्यावरण अनुकूल सुधार कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती से संबंधित योजनाएं संचालित की जाएंगी। राष्ट्र और राज्य को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार को। यह कार्यक्रम आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया है, इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, जिसमें फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, यूरोपीय संघ व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स भी सहयोगी है। यूरोपियन यूनियन सहयोगी है, फ्रेंच इंस्टीट्यूट इसमें सहयोगी, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी सहयोगित है। मतलब कि क्या बोला मैंने, ईयू की मदद से शहरों में जो विकास परियोजनाएं होंगी उसको रेगुलेट करने के लिए सिटीज़ 2.0 कार्यक्रम चलाया गया। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट और पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम होंगे उनको सम्मिलित किया जाएगा। सिटीज़ 2.0 कार्यक्रम के लिए एएफडी की ओर से 1760 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा, जबकि यूरोपीय संघ तकनीकी सहायता के लिए अनुदान देगा। टेक्निकल सपोर्ट कौन करेगा, तो यूरोपियन यूनियन करेगा। सिटीज़ 1.0 कार्यक्रम में 12 शहर स्तर के प्रोजेक्ट संचालित किए गए थे। राज्य के रूप में ओडिशा में क्षमता निर्माण की योजनाएं चलाई गई थी। सिटीज़ 1.0 में 12 राज्यों में अलग अलग चलाया गया था। राज्य के रूप में ओडिशा में क्षमता निर्माण की योजनाएं चलाई गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शहरी प्रबंधन को बढ़ावा दिया गया था। अब सिटीज़ 2.0 को लाया जा रहा है। तो एक अंदाज़ा लग गया होगा सिटीज़ 2.0 किससे संबंधित है, तो पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं से संबंधित है। जो शहर में विकास किया जाएगा उसे पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। एक अगला है न्यूज, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है आपसे, नेशनल इंडेक्स दिखाएगा गांव में परिवर्तन की पूरी तस्वीर। क्या है कि गांव के विकास को अपनी प्राथमिकता बताने वाली मोदी सरकार पहली बार ग्राम पंचायतों के लिए नेशनल इंडेक्स तैयार कर रही है। नेशनल इंडेक्स तैयार किया जाएगा पंचायतों के लिए, कौन सा पंचायत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सा पंचायत सही परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका संघवाद। किस स्तर का भाई, एक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना हमें किस में, पंचायतों में। जैसे आपने राज्यों के अलग अलग रैंकिंग सुनी होगी, जैसे आपने सुना होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्टेट के लेवल पर निकाले जाते हैं कि किस स्टेट ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसको भी क्या कहा जाता है कि राज्य के स्तर पर प्रदर्शन को बढ़ाना।
प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना कि कौन सा राज्य अच्छा कर रहे हैं, कौन सा राज्य बुरा कर रहे हैं। उसी हिसाब से जिला के स्तर पर है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। अब पंचायत के स्तर पर भी लागू किया जा रहा है कि पंचायतों के बीच में आपस में थोड़ा सा कंपटीशन हो कि दूसरा पंचायत आगे बढ़ रहा है तो हम क्यों ना बढ़ें। इसको क्या कहा जाता है, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की उदाहरण में माना जाता है इसको, प्रतिस्पर्धी संघवाद। ओके, अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये टर्मिनोलॉजी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये तो पता होगा। जब हम किसी चीज़ में नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ जाते तो ये क्या कहलाता है, वर्टिकल। जब हम दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल। ये तो पता हो गया। एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर केंद्र है, केंद्र और राज्य अगर ये आपस में सहयोग करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऊर्ध्वाधर संघवाद। ये पता चल गया। अब राज्य हैं, दूसरे राज्य से कंपटीशन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, क्षैतिज संघवाद। क्षैतिज संघवाद, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। पंचायत और दूसरा पंचायत भी किस पे होते हैं, एक ही तल पर होते हैं तो वो भी क्षैतिज संघवाद होगा। जिला और जिला जब कंपटीशन करेंगे तो क्या कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, वो भी क्षैतिज संघवाद का ही उदाहरण होगा। ऊर्ध्वाधर संघवाद का उदाहरण कौन सा होगा, जब केंद्र और राज्य के बीच में हो या जिला और पंचायत के बीच में हो। जब ऊपर से हम नीचे जाएँ तो किस में होएगा, वो आएगा वर्टिकल संघवाद का उदाहरण हो जाएगा वो। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। तो ये इंडेक्स शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के 100 ग्राम पंचायतों में इंडेक्स का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया। महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, इसका ध्यान रखेंगे आप। इससे न सिर्फ सतत विकास लक्ष्यों के मानक पर ग्राम पंचायतों को परखने में सुविधा होगी, बल्कि सरकार के पास लोकसभा चुनाव से पहले देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों के तथ्य आधारित रिपोर्ट भी होगी, जिसके आधार पर वो बता सके गाँव में कितना परिवर्तन आया है। मूल रूप से गाँव के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और उनका क्या है, उनको एक इंडेक्स प्रदान करना, कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, इन सब की जांच परख की जाएगी इस इंडेक्स के द्वारा। ग्राम पंचायतों को पारदर्शी बनाकर सुशासन का संदेश वगैरह देने की कोशिश करेगी। बाकी तो आपको पता ही है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी जयश्री रघुनंदन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, जयश्री रघुनंदन समिति किससे संबंधित है, तो यही पंचायतों को इंडेक्स से संबंधित है। यह समिति की नेशनल इंडेक्स तैयार कराएगी। जयश्री रघुनंदन समिति का नाम ध्यान में रखेंगे। और पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर चलाया जा रहा है, तो महाराष्ट्र राज्य में चलाया जा रहा है। अगली न्यूज़ पर चलते अब हम लोग, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला न्यूज़ पीटी फैक्ट से संबंधित है, यूपीएससी में भी पूछ सकता है ऐसे सवाल। देखिए, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के में माउस डियर, सबसे छोटे आकार का हिरन होता है, माउस डियर कहा जाता है इसको। इसका ध्यान रखेंगे, इसको देखा गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांगेर घाटी, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य, बस्तर जिला नक्सली प्रभावित जिला था पहले, अब तो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की दुर्लभ प्रजाति माउस डियर का देखा गया है कैमरे में। बस इसमें यही न्यूज़ था। छत्तीसगढ़ में है कौन सा, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान माउस डियर को कैप्चर किया गया है, इसका ध्यान रखेंगे। अगली न्यूज़ पर चलते हैं अब हम लोग। अगला न्यूज़ अगले दिन के न्यूज़पेपर पर आ गए हम लोग, कल के मतलब न्यूज़पेपर। मणिपुर में शांति बहाली में जुटा हुआ है केंद्र सरकार। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही थी, कुकी, मैती और नागा, इन समुदायों में आपस में हिंसा हो रही है और उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है कि मणिपुर का आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है और उसका भूगोल पता होना चाहिए। मैंने इस हिंसा को एक बार डिस्कस किया था, अभी थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, द हिंदू में ये प्रकाशित था आर्टिकल, उसी से न्यूज़ बनाया गया था। 5 मई 2023 को न्यूज़ छपा था। 3 समुदाय है वहाँ पर, मैतेई, कुकी और नागा। ध्यान से सुनिएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि इसका कारण पूछा जा सकता है आपसे कि क्यों हिंसा हुआ था मणिपुर में, उसका कारण बताइए, या पीटी फैक्ट में भी पूछा जा सकता है। जनजातीय हैं तीनों के तीनों, लेकिन फिर भी जनजातियों में भी डिफरेंस है। मैतेई समुदाय जो है वो वहाँ के मैदानी भाग में रहने वाले जनजाति हैं और वहाँ के अधिकांश संसाधन पर इनका कब्जा है। कुकी और नागा वहाँ के हिली जनजाति हैं, मतलब पहाड़ में रहने वाले ट्राइब्स हैं सारे ट्राइब्स ही, लेकिन एक ट्राइब है जो थोड़ा सा डेवलप है और 2 ट्राइब हैं जो उनके कंपेयर में थोड़ा सा कम डेवलप है, कुकी और नागा। वहाँ के हाई कोर्ट का फैसला आया और जो मैतेई समुदाय है इसको ST का दर्जा दिया गया, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया। इसी के बाद हिंसा शुरू हुई थी पूरे राज्य में, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। मैतेई समुदाय जो है ये
वैष्णव धर्म होते हैं उसका पालन करते हैं ये लोग। आपने सुना होगा मणिपुर के संकीर्तन को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सांस्कृतिक में शामिल किया गया है। मैंने क्या बोला, मैतेई समुदाय जो वैष्णव धर्म का पालन करते हैं और मणिपुर के संकीर्तन क्या होता है ये तो पता ही होगा, हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते हैं या अलग अलग जाप करते हैं, उसके संकीर्तन को किस में शामिल किया गया है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में सांस्कृतिक में शामिल किया गया है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। संकीर्तन जैसे ही आता है मैतेई समुदाय का, तो वो यहाँ से किसको जोड़ेंगे, संकीर्तन से आप जोड़ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति संत हैं, भक्ति काल में आप लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत में, उस समय से जोड़ सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का बंगाल, वर्तमान का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल और पूरा मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के अच्छे खासे इलाकों में उनकी पैठ थी। यहाँ तक बिहार के उत्तरी बिहार मिथिलांचल क्षेत्र में भी आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु गौर संप्रदाय, जिसको क्या कहा जाता है, गौर संप्रदाय, इसके लोग आपको दिख जाएंगे। मिथिलांचल के क्षेत्र में बंगाली में भजन गाते हुए आपको दिख जाएंगे ये लोग। और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन का क्या नाम है, अचिंत्या भेदाभेद, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, औचिंत्य भेदाभेद किनका है, तो ये चैतन्य महाप्रभु जी के उसका नाम है, दर्शन का नाम है। और चैतन्य महाप्रभु न सिर्फ हिंदू बल्कि हिंदुओं में सभी कास्ट के लोग, SC ST सब कास्ट को लोगों को उन्होंने वैष्णव धर्म से जोड़ा, बल्कि मुस्लिम संप्रदाय को भी इन्होंने वैष्णव धर्म से जोड़ा। इन्होंने कर्मकांड, पूजा पाठ, इसका थोड़ा सा आलोचना किया और कहा कि सिर्फ और सिर्फ नाम जपने से या भक्ति में डूबे रहने से, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यज्ञ करें, हवन करें, नाम और भक्ति में डूबे रहने से आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो गया। अब आज के टॉपिक पर आते हैं, हिंसा पर आते हैं। गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की 10 वर्ष पुरानी अनुशंसा पर आ गई कार्रवाई के लिए उच्चतम न्यायालय मणिपुर के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश देने के बाद मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। मतलब कि ST में शामिल किया गया मैतेई को, उसके बाद हिंसा बढ़ गई। उसके बाद से क्या है, मणिपुर की जातीय संरचना हमें जानना जरूरी है। मणिपुर राज्य एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसके मध्य में इम्फाल घाटी के मैदान का प्रतिनिधित्व करती है। बीच में इम्फाल की घाटी है, बाकी चारों तरफ जैसा लगेगा कि पहाड़ी है, तो ये फुटबॉल के मैदान जैसा दिखता है। ओके, राज्य की गैर जनजातीय मैतेई संप्रदाय का प्रभुत्व है। राज्य की 64% से अधिक आबादी का भी निर्माण यही करते हैं। राज्य के कुल 60 विधानसभा सदस्यों में 40 यही प्रदान करते हैं। मतलब राज्य की 64% आबादी जिनके पास थी उनको ST का दर्जा दिया गया है। राज्य के 90% भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करने वाले पहाड़ी में 35% से अधिक दर्जा प्राप्त जनजातियों का निवास है, लेकिन वे विधानसभा में केवल 20 विधायक ही भेजते हैं, जिसमें नागा और कुकी शामिल हैं। जबकि अधिकांश मैतेई हिंदू हैं। उनके बाद आबादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिम समुदाय की है। 33 दर्जा प्राप्त जनजाति हैं, जिन्हें मोटे तौर पर कोई भी नागा जनजाति, कोई भी कुकी जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मुख्यतः ईसाई हैं ये लोग। ओके, ST के दर्जे की मांग के समर्थन मैतेई समुदाय का क्या तर्क है। मैतेई लोगों के लिए ST दर्जे की मांग 2012 मणिपुर अनुसूचित जनजातीय मांग समिति के द्वारा शुरू की गई थी। वर्ष 1949 से भारत संघ में राज्य के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। मैतेई समुदाय मान्यता है कि ST का दर्जा समुदाय को संरक्षित करने, उनके पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है। वो बोलते हैं कि हमारे कल्चर और ज़मीन की रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर को भारत का 19वां राज्य बनाया गया था। सारे PT फैक्ट भी मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियो डिटेल होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, अंत तक देखिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। मैतेई समुदाय का मानना है कि उन्हें बाहरी लोगों के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। जहां राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों उन्हें तो प्रतिबंधित रखा गया है, लेकिन वहां के जनजातीय लोग सिक्योरिटी जा रही इम्फाल घाटी में भूमि खरीद सकते हैं। मैतेई समुदाय यह आशंका रखता है कि वृहत नागालिगम का सृजन मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्र को कम कर देगा। ओके, उनके अनुसार मैतेई समुदाय धीरे धीरे अपने पैतृक आवास में हाशिए पर पहुंचता जा रहा है और वर्ष 1951 उनकी आबादी मणिपुर के कुल आबादी का 59% थी, जबकि 2011 की जनगणना का अनुसार उनकी घटकर आबादी 44% मात्र रह गई है। मैतेई समुदाय की जो कुल जनसंख्या थी उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है, टोटल में परसेंटेज में कमी आ रही है। जनसंख्या नहीं कम हो रही, परसेंटेज कम हो रहा है। नागा और कुकी आंदोलन ने भी मैतेई राष्ट्रवाद को हवा दी है। 1970 के दशक में जनसांख्यिकी परिवर्तन और पारंपरिक मैतेई क्षेत्र के सिकुड़ने पर चिंताएं उभरने लगी हैं। एक वीडियो लेक्चर से, इस वीडियो को डिटेल में पढ़ने से, इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ने से आज से मणिपुर हिंसा संबंधित आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसको नोट डाउन करके या इसके चीज़ों को रख लेंगे एक जगह लिखकर, तो अभी से लेकर मेंस जब तक होगा तब तक आपका PT और मेंस दोनों में काम आएगा। ओके,
वर्ष 2006 से 2012 के अवधि में बाहरी लोगों के रोकने के लिए मणिपुर में इनर लाइन परमिट की मांग उठी। म्यांमार के साथ मणिपुर की पारगम्य सीमा पर कुकी जोमी लोगों की मुक्त आवाजाही ने जनसंख्या परिवर्तन के भय को हवा दी। वहाँ के जनजातीय लोग अपने संप्रदाय की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा आक्रामक रहते हैं कि उनके लोग कोई ना और घुस जाएं उनके जनजातीय इलाकों में, कोई और ना उन पर दबदबा हासिल कर ले। इस चीज़ को लेकर वहाँ पर थोड़ा सा सेंसिटिविटी हमेशा ही रही है। मणिपुर की जनसंख्या वृद्धि दर 1941 से 1951 की अवधि में 12.8% थी, जो 51 से 61 के दौरान बढ़कर 35.04, 61 से 71 में 37.56% हो गई, है ना। और जब परमिट प्रणाली को समाप्त किया गया था, परमिट प्रणाली जो थी उसको समाप्त कर दिया गया, तो बाहर से म्यांमार से और बाकी जगहों से लोग आकर बसने लग गए थे वहाँ पर। मणिपुर में सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है, मतलब सरकार सबसे ज़्यादा जॉब देती है। अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण एक तुलनात्मक लाभ का सृजन करता है। वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में एसटीओ के लिए जो आरक्षण है वो वहाँ पर मुख्य साधन है, मुख्य रूप से नौकरी का। अब संरचना विकास, रेलवे का विस्तार जो मणिपुर में अवसरों के द्वार खोलेगा ने और सुरक्षा की भावना को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है कि यहाँ पर और भी ज़्यादा लोग आ जाएंगे। जनजातीय समूह मैत्री को एसटी का दर्जा देने के विरुद्ध क्यों है? वो क्यों बोलते कि नहीं देना चाहिए? मैत्री समुदाय जनसांख्यिकी और राजनीतिक लाभ की स्थिति रखता है, वह अकादमिक रूप से भी अधिक उन्नत है। मैत्री को एसटी का दर्जा मिलने से नौकरी के अवसर की हानि होगी और उन लोगों को नुकसान पहुंचेगा। ओके, कुकी और नागा ध्यान दिलाते हैं कि जनजातीय क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% है, लेकिन इसके बजट और विकास कार्यों का बड़ा अंश मैतेई बहुत इम्फाल घाटी में ही केंद्रित रहता है। जो 100 रुपया आता है उसमें से अधिकांश जो है मैदानी भाग है इम्फाल का, वहाँ पर खर्च हो जाता है, जिसमें कौन निवास करते हैं? मैतेई लोग निवास करते हैं। इससे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर और कहीं भी आपको लेक्चर इस संबंध में नहीं मिलेगा। एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या होती है, इस पर हमें नहीं जाना है। अभी अशांति क्यों उत्पन्न हुआ ये मैंने पूरा बता दिया आपको, क्या कारण था। और कुकी समुदाय ने दावा किया कि सर्वेक्षण और निष्कासन अनुच्छेद 371C का उल्लंघन करता है, क्योंकि कुकी पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं। 371C मणिपुर विधानसभा की एक समिति के निर्माण का प्रावधान करती है। 371C किससे संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना प्रबल है, यह आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है। मणिपुर, कुकी, नागा, इनके हिंसा का कारण भी पता चल गया। एसटी का दर्जा दिया गया है और नहीं देना चाहिए था। इनका जनांकी लाभांश क्या है? इनके हाथ में इकोनॉमी भी है वहाँ पर, और मुख्य रूप से मैदानी के निवासी हैं मैतेई लोग। इनका धार्मिक क्या है, मान्यता, संस्कृति क्या है, सब मैंने डिटेल में बता दिया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है? रक्षा उत्पादन में हमारा ऊंचाई छू रहा देश, 23 गुना हुआ है निर्यात। हमारा 23 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं रक्षा उत्पादों की। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आत्मनिर्भर होते भारत ने बीते वित्त वर्ष में किया है 16,000 करोड़ रुपए का निर्यात। एक दिन और मैं ये पढ़ा चुका हूँ, भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए कदमों से वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने कभी 16,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात किया है। 2013-14 मात्र 686 करोड़ रुपये का ही हमने निर्यात किया था। 9 साल पूरे होने के मौके पर मोदी सरकार जी ने इसको गिनाया कि हमने बहुत बड़ी हिस्सेदारी की। बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, इसका क्या बेनिफिट होगा? तो ये आत्मनिर्भर भारत में आपको मदद करेगा, सामरिक रूप से आपको मदद करेगा, सेना को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको मदद करेगा, और 1 लाख रुपए तक पार पहुंचना है देश का रक्षा उत्पाद। कितना पहुंच गया है? 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है रक्षा उत्पाद। जो हमारा डिफेंस में प्रोडक्ट जो हम निर्माण कर रहे हैं वो 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का हो गया। क्या क्या करते हैं? लंबी है निर्यात की सूची। डोनियर 228 एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी बंदूक, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाक रॉकेट और लॉन्चर, रडार, सिमुलेटर, बख्तरबंद गाड़ी समेत रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई उपकरणों का हम निर्यात कर रहे हैं। भारत के तेजस विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग भी बढ़ रही है। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से बढ़ता कदम का प्रतीक है। ये आपको पता होना चाहिए। 23 गुना का लगभग में 9 साल में हमने 9 वर्ष में 23 गुना, 23 गुना, बहुत बड़ा उपलब्धि है। ये उपलब्धि मानने योग्य है और इसमें हमने काफ़ी सारे परिवर्तन देखे। अगला क्या है? तय होगी जल उपयोग की दक्षता के एक समान परिभाषा। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जल जो है जिसकी हम बर्बादी ज़्यादा करते उसकी दक्षता को लेकर क्यों ना हम एक परिभाषा पूरे देश में उपयोग करें सभी राज्यों के लिए। कृषि उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए कृषि उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए उप समूहों का गठन, जल उपयोग दक्षता के पैमाने तय करने के साथ ही लीकेज और नुकसान रोकने के तरीके भी बताएंगे। क्या है कि बहुमूल्य जल की बर्बादी को रोकने के लिए उसके उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित एक टास्क फोर्स ने कृषि, उद्योग जगत, शहरी, ग्रामीण इसके उपयोग को लेकर अलग अलग रूपरेखा बनाने का निर्णय किया है।
इसके तहत 3 उपसमूहों का गठन किया गया है जो इन क्षेत्रों में पानी के इस्तेमाल के नियम कायदे तय करने के संदर्भ में अपनी सिफारिशें करेगा। उपसमूह के सामने सबसे बड़ी चुनौती जल उपयोग दक्षता की एक समान परिभाषा तय करना है कि कितनी दक्षता होनी चाहिए। जल शक्ति मंत्रालय के उपयोग सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कार्य कर रहे ब्यूरो ऑफ वाटर यूज इफिलियंस के राष्ट्रीय कार्यबल देश में पानी के इस्तेमाल को लेकर विस्तृत फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं। देखो क्या होगा इससे पहला चीज़ क्या होगा, पानी की बचत होगी। पहला चीज़ तो यही होगा। सबसे ज़्यादा हम पानी किस क्षेत्र में उपयोग करते हैं, अगर पीटी में यही पूछा जाए कि निम्न में से पानी सबसे ज़्यादा अधिक किस क्षेत्र में किया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहीं से सवाल बनाए जाते हैं। देश में पानी का सबसे अधिक इस्तेमाल सिंचाई में होता है, लेकिन यह पानी के उपयोग की दक्षता नापने के लिए अलग अलग पैमाने हैं, जैसे फसल में उपयोग किए जाने वाले पानी से लेकर प्रति इकाई जीडीपी में योगदान तक। इसी तरह घरेलू तथा उद्योग में पानी के उपयोग की दक्षता तय करने का कोई एक पैमाना नहीं है अभी भी कि कितना पानी इस्तेमाल होना चाहिए किस चीज़ में, इसका एक पैमाना नहीं है। हम उसी पैमाने का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि में कितना पानी उपयोग होना चाहिए, घर में कितना पानी उपयोग होना चाहिए, उद्योग में कितना ज़्यादा पानी उपयोग में होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और क्या करना, बहुमूल्य संसाधन को रोकना, बर्बाद करने से रोकना, बस यही सब है इसमें। पानी के उपयोग को लेकर दक्षता की एक परिभाषा जिस दिन तय हो जाएगी तो उसको हम लोग GS2 के लिए डिटेल में पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक में पढ़ लेंगे। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। द हिंदू में एक आर्टिकल आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। किसके बारे में बात हो रही है भाई, ग्राफीन के बारे में बात हो रही है। वो तो लाइन लिखा हुआ है, ग्राफीन के बारे में बात हो रही है। नाम सुना सुना सा लग रहा है कुछ, ग्राफीन, ग्रेफाइट, याद करो ग्रेफाइट, हीरा और ग्राफीन। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, कार्बन के अपरूप वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ग्राफीन कुछ तो सुना हुआ लग रहा होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है। पहली बात तो देखिए इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि जिस तरह से इंसान के लिए, उसके बाद मैं ले चलूँगा मुख्य न्यूज़ पर, इससे संबंधित मैं उपयोग समझाऊंगा जहाँ से सवाल आपके पूछे जाएंगे। इन्होंने बोला कि जिस तरह से आयरन एज था, स्टोन एज था, प्लास्टिक एज है, सिलिकॉन एज है, तांबा का एज रहा है, उसी तरह से ग्राफीन का एक एज हो सकता है ह्यूमन हिस्ट्री में। ग्राफीन का इतना ज़्यादा उपयोग होता है, इतना ज़्यादा उपयोगी है ये वस्तु। क्यों उपयोगी है उसके बारे में अब देखते हैं, क्या है ऐसा भाई इस वस्तु में। इन्होंने बोला है कि ग्राफीन is the world's thinnest, strongest and most conductive material of both electricity and heat. इलेक्ट्रिसिटी और हीट, इन दोनों के लिए कंडक्टर के तौर पर काम करता है। बहुत स्टील जैसा मजबूत है और स्टील से 6 गुना से भी ज़्यादा हल्का है। बहुत ही पतला होता है, इससे लाइट भी पार करके चली जाती है, लाइट को भी नहीं रोकती है। ये मजबूती स्टील को भी पछाड़ दे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला लाइन पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील बट 6 टाइम लाइट। मतलब स्टील से 200 गुना ज़्यादा मजबूत है और 6 गुना हल्का है। हीट को भी पास कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी को भी पास कर देती है। स्टील से 200 गुना ज़्यादा मजबूत है, 6 गुना ज़्यादा हल्का है। इट इज़ ऑलमोस्ट परफेक्टली ट्रांसपेरेंट एंड एब्जॉर्ब ओनली 2% लाइट। ट्रांसपेरेंट भी है, सोचिए कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ जो स्टील से 200 गुना ज़्यादा मजबूत हो। तो मुख्य रूप से इसका पूछेगा क्या, तो इसका उपयोग पूछा जाएगा आपसे, है ना। इन्होंने ये भी बोला इस आर्टिकल में कि भारत सरकार, पूरी दुनिया जो है ग्राफीन को लेकर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च कर रही है। भारत सरकार इसमें थोड़ी सी पिछड़ रही है। वैसे भारत में भी कुछ काम किए जा रहे हैं इससे संबंधित। इन्होंने क्या बोला, उसके बाद क्या बोला इन्होंने, उसके बाद देखिए क्या बोला इन्होंने कि इट हैज़ द पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी में, एनर्जी जनरेशन में, बैटरीज में, सेंसर्स में और मोबाइल फ़ोन उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में, सब जगह इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इसका उपयोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे वहाँ पर। मुख्य जो आपके लिए आर्टिकल मैं लेकर आया हूँ, ग्राफीन कंपोजिट आर यूज्ड इन एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, स्पोर्ट इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, सब में जगह इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग। और ग्राफिक्स बेस्ड सेंसर भी बनाए जाते हैं। बहुत सारे देश इसमें रिसर्च कर रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने मुख्य न्यूज़ की तरफ। थोड़ा सा पहले का ही न्यूज़ है ग्राफीन रिलेटेड, उसके बाद हम लोग ग्राफीन क्या होता है वो मैं आपको सामान्य भाषा में समझाऊंगा। हाल ही में केरल सरकार ने घोषणा की कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया है। ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है देश का पहला, तो केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया था। यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री CMAT और टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। ग्राफीन नवाचार केंद्र क्या करेगा, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को बढ़ावा देगा। महत्व क्या है,
यह परियोजना वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा देगी। अब ग्राफीन होता क्या है, यहीं से सवाल आपके साइंस टेक में पूछे जाएंगे। पीटी में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। ग्राफीन एक हेक्सागोनल थोड़ा थोड़ा नाम सुना होगा। बेंजीन रिंग का तो नाम सुना होगा ना, केमिस्ट्री अगर बचपन सामान्य गुजरा होगा तो केमिस्ट्री तो पढ़ा होगा ना यार। सब जगह कार्बन होता है, उससे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, इसी को तो हेक्सागोनल बोलते हैं। अब इसी से संबंधित ये क्या है, एक संरचना है ग्राफीन। ग्राफीन क्या है, एक कार्बन का प्रूफ है, संरचना है जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और इलेक्ट्रिसिटी लाइट वगैरह के लिए भी ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लो करने देता है, हीट के लिए भी कंडक्टर होता है हीट का। यही पूछ लेगा कि निम्न से कौन कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो उसमें भी ग्राफीन का नाम मिल सकता है। यह व्यवस्थित रूप से एक ग्रेफाइट से बने ग्राफीन अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली सी परत होती है। कई आश्चर्यजनक गुणों के साथ ग्राफीन अपने आप में एक उल्लेखनीय पदार्थ होता है। आर्टिकल आया द हिंदू में। यह लचीला, पारदर्शी, अविश्वसनीय रूप से मजबूत होने के साथ 200 गुना ज़्यादा मजबूत है स्टील से। स्टील सबसे मजबूत चीज़ों में आता है भाई। साथ साथ दुनिया में सबसे पतला, सबसे अधिक विद्युत और ताप प्रवाह की ये सामग्री है। समझ में आ गया चीज़। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। इसे प्राय अपने असाधारण विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक गुणों के लिए एक अद्भुत सामग्री के रूप में जाना जाता है। ग्राफीन इंडियम की जगह ले सकता है। अब इसके बारे में सर्च करके देख लेना इसका क्या होता है क्या नहीं, इंडियम। इस तरह स्मार्टफोन में OLED स्क्रीन, जो जातो दुकान में बोलता हूँ मैं, OLED वाला स्क्रीन वाला फ़ोन दिखाना, सबसे अच्छा स्क्रीन में से एक होता है OLED। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड स्क्रीन की लागत को कम कर सकता है। और भी इसके बहुत ज़्यादा उपयोग है। कहाँ कहाँ पर उपयोग है, उपयोग से संबंधित सवाल पूछा जाएगा। ग्राफीन में अतिरिक्त अनुप्रयोगों के लिए बहुत अधिक विकल्प हैं। एंटी जंग कोटिंग्स, किसी चीज़ पर जंग ना लगे उसके लिए उस पर कोटिंग चढ़ाते हैं हम लोग। पेंट्स, कुशल व सटीक सेंसर के निर्माण में। सेंसर क्या होता है, फ़ोन को घुमाने पर जो घूम जाता है, या फ़ोन कॉल आता है कान पर लगाते लाइट बंद हो जाता है, वो सब क्या है, सेंसर है। ऑटोमेटिक दरवाज़ा देखा होगा, दरवाजे के सामने जाते दरवाज़ा खुल जाता है, वो सब क्या है, वो सब सेंसर का काम होता है। तेज व कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स, लचीला डिस्प्ले, जो आपने सुना होगा कि लचीला वाला डिस्प्ले आ रहा है, वो सब बनाने में ग्राफीन का उपयोग होता है। मुड़ने वाला जो फ़ोन आया है सैमसंग का नया, जिसमें स्क्रीन मुड़ जाता है, वो सब क्या है, वो सब ग्राफीन की मदद से बनाया जा रहा है। अब समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग हो रहा है। कुशल सौर पैनल, इतना मजबूत सौर पैनल जो कभी टूटेगा नहीं। पत्थर मार के जो लोग तोड़ देते सौर पैनल को, वो टूटेगा ही नहीं। तेज़ DNA अनुक्रम, दवा वितरण, इन सब में इसका उपयोग किया जा सकता है। मैकेनिकल 100x स्ट्रॉन्गर दैन स्टील, वहाँ पर 200 गुना लिखा था। 60% ग्रेटर कंडक्टिविटी दैन कॉपर, जो तांबा होता है उससे 60% ज़्यादा इसकी कंडक्टिविटी होती है। ट्रांसपेरेंट होता है, 98% ऑप्टिकल ट्रांसमिशन कर देता है ये लगभग में। थर्मल 5 गुना ज़्यादा कंडक्टिव होता है एल्यूमिनियम के तुलना में। एल्यूमिनियम जितना में गर्म होता है उससे 5 गुना ज़्यादा ये हीट का कंडक्टर होता है। ओके, अगले पर चलें। वेरी लो सरफेस शेयर होता है वगैरह वगैरह। तो ग्राफीन के बारे में पता चल गया होगा। मुख्य रूप से कहाँ पर ध्यान रखना है, इसका उपयोग क्या क्या हो रहा है, भारत सरकार इसको किस प्रकार से बढ़ावा दे रही है, यहीं से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। किस प्रकार से उपयोगी है आने वाले समय में। लचीला फ़ोन, लचीला टेलीविज़न, सब कुछ आ रहा है धीरे धीरे, तो वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है ये भी द हिंदू से है, आज के उस साइंस में आया है, द हिंदू में था। न्यूरालिंक ह्यूमन ट्रायल्स। यहाँ से अभी तो आपको मेंस में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके पीटी एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल बनने की संभावना है। न्यूरालिंक्स क्या होता है, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा जो लोग पहली बार सुनेंगे, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है जो अलग ही लेवल पर चला गया है साइंस, उसका उदाहरण है। क्या है ये, सोचिए कि आपका ब्रेन है, ब्रेन चौकोर थोड़ी ना होता है, ये ब्रेन है, इसमें एक छोटा सा सर्जरी करके छेद बनाया गया, वहाँ पर एक चिप लगा दिया गया। उस चिप के माध्यम से आप अपने फ़ोन, अपने कंप्यूटर, अपने डिवाइसेस, कैमरा इत्यादि से ब्रेन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, आपके ब्रेन का सर्जरी करके उसमें एक छोटा सा चिप लगा दिया गया, न्यूरो चिप कहा जाता है उसको, क्योंकि ब्रेन में न्यूरॉन्स की मदद से संचार होता है, ये तो पता होगा। छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, खरब न्यूरॉन्स होते हैं, उनके माध्यम से संचार होता है पूरे ब्रेन में। उस न्यूरॉन्स को हमने फ़ोन और लैपटॉप और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं उससे जोड़ दिया है। इसी का प्रोजेक्ट है न्यूरालिंक ह्यूमन ट्रायल, इसका शुरू किया गया है।
समझ से परे है नहीं ये। सोच भी सकता था कोई कि इंसान के दिमाग में कोई चिप लगाकर जोड़ने की चीज़ सफल हो सकती है? पहले ये सब चीज़ें थ्योरी थी, अब ये चीज़ें प्रैक्टिकल हो रही है। तो इसी पर किसका है ये प्रोजेक्ट? तो एलन मस्क जी का है ये प्रोजेक्ट। इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू किया गया है। देखिए, जब तक कोई भी चीज़ किसी एग्जामिनेशन में तब तक नहीं पूछा जाता है जब तक वो अपने मूल स्वरूप में आ नहीं जाती है या उस पर कुछ न कुछ वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। तो न्यूरालिंक आपसे क्या पूछा, किसका है ये? तो एलन मस्क द्वारा शुरू किया गया है। क्या है ये, अब वो पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यूरालिंक इज मेकिंग क्लास 3 मेडिकल डिवाइसेज नोन एज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। The device connects the brain and external computer via a Bluetooth signal, enabling continuous communication back and forth. ब्लूटूथ के द्वारा ब्रेन को आपके कंप्यूटर मोबाइल से जोड़ दिया जाएगा। यही है न्यूरालिंक प्रोजेक्ट। इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू किया गया है, जिसको लेकर ढेर सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से होगा, सेफ सर्जरी होगा, हार्मफुल एंड साइड इफ़ेक्ट क्या होगा इसका, सेफ पावर सप्लाई होना चाहिए, वाइड माइग्रेशन होना चाहिए। अगला क्या लिखा है इन्होंने, इम्प्लांट रिमूवल वगैरह वगैरह लिखा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, Neuralink is making class 3 medical devices known as brain computer interface. The device connects the brain to an external computer via Bluetooth signal, enabling continuous communication. The device itself is a coin-sized unit called link. क्या बोला जाएगा उस डिवाइस को जिसको दिमाग में लगाया जाएगा? लिंक कहा जाएगा। इट इज़ इम्प्लांटेड विद द स्मॉल डिस्क शेप्ड कटआउट इन द स्कल यूजिंग ए सर्जिकल रोबोट। एक सर्जिकल रोबोट के द्वारा स्कल में एक छोटा सा छेद बनाकर उसमें हम उस चिप को डाल देंगे और उससे क्या होगा। अब इन्होंने मुख्य रूप से क्या बोला एलन मस्क जी ने, देखिए जब भी किसी चीज़ को एथिकली सही बताना होता है ना, तो उसको क्या बताते हैं हम लोग कि ये हम गरीब लोगों के लिए या अंधे लोगों के लिए या लोगों की मदद के लिए ला रहे हैं। बिल्कुल लोगों की मदद होगा। जो लोग देख नहीं सकते वो इसकी मदद से देख पाएंगे चीज़ों को। जो लोग मानसिक किसी विकार से पीड़ित हैं और वो देख सुन नहीं सकते, उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। और मुख्य रूप से इन्होंने मेडिकल डिवाइस के तर्ज पर ही इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो न्यूरालिंक याद रहेगा। ओके, आज का न्यूज़ डिस्कशन यहीं तक था। द हिंदू का आज का मैंने 2 न्यूज़ और कल का दैनिक जागरण और परसों का भी और आज का दैनिक जागरण, इन सब को इंक्लूड किया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कुछ तो अच्छा लगा ही होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।